गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। मेरा नाम राजेश कुमार गुप्ता है और तुम जुड़े हुए अपने सबसे फेवरेट एंड क्यूट वाला चैनल पीसीएम नंदूराज के साथ। तो आज हम लोग गॉसेस थ्योरम में कुछ न्यूमेरिकल्स, कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसमें एनसीईआरटी बुक के गॉसेस लॉ से रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करते हैं, और कुछ प्रॉब्लम सिलेक्टेड प्रॉब्लम ऐसी बनना का भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे प्रीवियस वीडियो 02 लेक्चर को अगर ठीक से समझ लिए हैं, गॉसेस लॉ को अगर आपने ठीक से समझ लिया हुआ है, तो आज यहाँ पर प्रॉब्लम निकालना एकदम सरल होने वाला है। तो चलिए आज हम स्टार्ट कर देते हैं सबसे पहले एनसीईआरटी से, और ये प्रॉब्लम नंबर है 1.15। एनसीईआरटी का ये प्रॉब्लम है। करेक्ट, कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कंसीडर करने के लिए बोल रहे हैं। ये देखिए वेक्टर मोड में दे रखे हैं, 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। अच्छा, ये ऐसे देने का मतलब ये आई कैप इतना न्यूटन पर कूलम, इसका मतलब है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है। आई कैप मीन्स एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है 3 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। व्हाट इज द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन ए साइड हुज प्लेन इज पैरेलल टू द YZ प्लेन। अगर तुम्हें हम डायग्राम की मदद से समझाएं, पार्ट ए को हल करने जा रहे हैं। ए हमारा एक्स एक्सिस, ए वाई एक्सिस, और ए होनी है जेड एक्सिस। समझो, ए हमारा YZ प्लेन हो गया, ए वाई एक्सिस, ए जेड एक्सिस, ए हमारा YZ प्लेन, और एक हमारे पास स्क्वायर है, एक स्क्वायर कुछ यू ए स्क्वायर है, और YZ प्लेन, ये हमारा YZ प्लेन है, YZ प्लेन, और एक स्क्वायर जिसका साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर है, YZ प्लेन के पैरेलल है। ये हमारा YZ प्लेन, एक स्क्वायर यहाँ है, ये स्क्वायर है जिसका साइड लेंथ जो है 10 सेंटीमीटर है, YZ प्लेन के पैरेलल है। कुछ सिचुएशन अगर हम दिखाना चाहें, ये हमारा स्क्वायर, साइड लेंथ 10 सेंटीमीटर, समझ में आ रहा है, 10 सेंटीमीटर, बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड किधर काम कर रहा है? एक्स डायरेक्शन की ओर। इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है एक्स डायरेक्शन की ओर, जिसका मैग्नीट्यूड तुम यहाँ पर देख रहे हो। एरिया वेक्टर किधर होगा? सोचो, एरिया वेक्टर, ये प्लेन हमारा ऐसे है, ओपन सरफेस है, एरिया वेक्टर नॉर्मल की ओर, ये नॉर्मल, ये हमारा एरिया वेक्टर। क्लियर है? एरिया वेक्टर है। तो इसका मतलब बहुत स्पष्ट है कि मैक्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलना चाहिए, क्योंकि ई और ए सेम डायरेक्शन में है। याद आ रहा है? जब ई और ए सेम डायरेक्शन में हो तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान मैक्सिमम होता है। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है इतना न्यूटन पर कूलम एक डायरेक्शन का काम कर रहा है, एक हमारे पास एक प्लेन है, स्क्वायर के रूप में है, साइड लेंथ उसका 10 सेंटीमीटर है, तो इस स्क्वायर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा? मीन्स इस स्क्वायर से कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे हैं, इससे कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे हैं, वही मतलब होगा। बहुत बढ़िया। अब देखो कितना आसान हो जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, ठीक है। एरिया वेक्टर क्या होगा अगर समझ रहे हो तो? एरिया वेक्टर की बात कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसा होना चाहिए कि वहां से मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की जानकारी हो सके। मैग्नीट्यूड, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? तो साइड लेंथ है 10 सेंटीमीटर, अरे 10 सेंटीमीटर मीन्स 10 का पावर -1 मीटर। तो एरिया क्या होगा? स्क्वायर का साइड लेंथ का होल स्क्वायर, यानी 10 का पावर -2 इसका होल स्क्वायर। और डायरेक्शन क्या होगा एरिया वेक्टर का? तो हम कह रहे हैं
एरिया वेक्टर का डायरेक्शन इधर की ओर यानी आई की ओर, एक्स एक्सिस की ओर यानी ए हो जाएगा आई कैप। अरे भाई इसका एरिया का मैग्नीट्यूड तो इतना हो गया है साइड लेंथ का होल स्क्वायर, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन क्या होगा, तो एक्स एक्सिस की ओर मतलब आई कैप की ओर। क्लियर? तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू दिस स्क्वायर, अगर उसे हम फाई कहते हैं, फॉर्मूला कहता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स का E डॉट ए। ओके, E हमें जानकारी है 3 इंटू 10 टू द पावर 3 10 टू द पावर 3 आई कैप। ठीक है, डॉट एरिया वेक्टर 10 टू द पावर -2 ये भी आई कैप। अब डॉट प्रोडक्ट का नियम क्या है यार, आई कॉफिशेंट को मल्टीप्लाई करते हो प्लस जे कॉफिशेंट को मल्टीप्लाई करते हो प्लस के कॉफिशेंट को मल्टीप्लाई करते हो, यानी आई कॉफिशेंट के साथ मल्टीप्लाई हुआ यानी ये हो गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलो। इसका मतलब साफ है कि इस स्क्वायर से 30 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं। अगर हम कहते हैं कि इस स्क्वायर के लिए फ्लक्स का मान 30 है, इसका मतलब है कि इस स्क्वायर से 30 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है क्रॉस कर रहे हैं। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब सेकेंड पार्ट में कह रहा है कि अगर हम इस प्लेन को, इस स्क्वायर को एक्स एक्सिस के साथ 30 डिग्री पर हम घुमा दें, समझो सिचुएशन, समझो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। पहले प्लेन ए पार्ट में प्लेन हमारा वाई जेड प्लेन के पैरेलल था। इस बार कह रहा है कि इस स्क्वायर को, इस प्लेन को एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री पर रोटेट कर देना इसको। इसका मतलब है कि अब एरिया वेक्टर इधर, पता नहीं फिगर सिचुएशन, एक रफ सिचुएशन, इस पोर्शन को ऐसे हमने कर दिया है, स्वाभाविक इसका एरिया वेक्टर इधर की ओर काम करने लगेगा। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी एक्स डायरेक्शन में ही काम कर रहा है, यही एंगल है थीटा जो है हम कह रहे हैं 60 डिग्री। तो कह रहे हैं अब फ्लक्स क्या होगा, अब बताएं कि इस स्क्वायर के लिए फ्लक्स क्या होगा। तो स्वाभाविक है यार कि जब E और A जब सेम डायरेक्शन में होता है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स सबसे मैक्सिमम होता है। अब जैसे जैसे इसको ऐसे रोटेट करोगे, इनसे गुजरने वाला इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स धीमे धीमे कम होंगे, मतलब फ्लक्स कम होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि जब इसको घुमाकर हम इसको 60 डिग्री पर ले आए तो फ्लक्स कितना होगा, और जब घुमाकर इसको 90 डिग्री पर ले आते, E इधर, एरिया वेक्टर इधर, तब उनके बीच का 90 डिग्री, तब फ्लक्स 0 हो जाता। हमें फ्लक्स बतानी है तब जब ये स्क्वायर एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री पे हो, तो फॉर्मूला तो वही होगा E डॉट ए। ठीक है, E डॉट ए। लेकिन अब ऐसे अच्छा होगा ज़्यादा बनाना। इसको जब ब्रेक करोगे, बी पार्ट का जवाब ले रहे हैं, इसको जब ब्रेक करोगे तो ए हो जाएगा E A cos थीटा। ठीक है, E A cos थीटा। बहुत बढ़िया। E मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, P हो गया 3 × 10 टू द पावर 3, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 के पावर -2, थीटा की जगह पर 60, ए हो गया cos 60 का वैल्यू होता है 1/2, ए हो गया 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। यानी अब इस सिचुएशन में 15 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे हैं, ये हम लोगों का आ चुका है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। एनसीईआरटी का प्रॉब्लम हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। गॉसेस लॉ को अगर हमने ठीक से समझा तो देखते हैं प्रॉब्लम बनाना कितना आसान होगा। क्वेश्चन नंबर 1.16 प्रीवियस क्वेश्चन को रेफर किया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द नेट फ्लक्स ऑफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ एक्सरसाइज 1.15, यानी प्रीवियस प्रॉब्लम को रेफर किया है। ऑफ क्यूब ऑफ साइड 20 सेंटीमीटर ओरिएंटेड, एक क्यूब है, बना लेते हैं क्यूब, साइड है 20 सेंटीमीटर, हर साइड लेंथ
20 सेंटीमीटर, ये सब 20 20 20 समझ में आ रहा है ना। एक क्यूब है, ओरिएंटेड सो दैट इट फेसेस आर पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट प्लेन सपोज करो कि ये हमारा x एक्सिस से है, ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा z एक्सिस है, ये हमारा ओरिजिन है। कह रहा है कि क्यूब जो है एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है। कितना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है? कह रहा है प्रीवियस प्रॉब्लम का जो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना था? इलेक्ट्रिक फील्ड था 13 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। कह रहा है प्रीवियस प्रॉब्लम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा था ना, वही इलेक्ट्रिक फील्ड, वही यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये देखिए ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि एक्स डायरेक्शन में काम कर रहा था, ठीक है। कह रहा है कि एक क्यूब जो है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में है, फ्लक्स क्या होगा? अगर तुमको याद आ रहा हो तो 01 लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कोई भी क्लोज सरफेस हो, कोई भी क्लोज सरफेस हो, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो और उसके अंदर कोई चार्ज ना हो, तो समझ जाना कि फ्लक्स कितना होता है? 0 होता है। तो अगर तुम समझ रहे हो तो डायरेक्ट आंसर तो 0 से निकल कर आ रहा है। फिर भी अगर तुम एक्सप्लेन ही करना चाहते हो, समझो इस वाले फेस के लिए, फिगर थोड़ा गंदा, अगर हम कहें कि इस वाले फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, तो इसका एरिया वेक्टर इधर हो गया, ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो गया, इनके बीच का एंगल 90 डिग्री। बहुत स्पष्ट है कि ए वाला जो फेस है फ्लक्स कितना देगा? 0। क्लियर? उसी प्रकार से इस फेस को देखो जो बॉटम में है, इसका एरिया वेक्टर इधर, इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल 90 डिग्री। तो ये जो फेस है नीचे वाला, ये फ्लक्स कितना देगा? 0। क्लियर? अब जरा बात करो जो पीछे वाला जो फेस है, उसका एरिया वेक्टर अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, यानी पीछे वाला भी जो है फ्लक्स कितना देगा? 0। पीछे वाला जो फेस है, मेरे तरफ जो ए वाला जो फेस है, वो फ्लक्स कितना देगा? इसके लिए एरिया वेक्टर इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, एंगल 90 डिग्री, कोई फ्लक्स नहीं देगा। तो फ्लक्स कौन देगा? तो ए वाला 1, A1 और ए वाला A2, ये फ्लक्स देगा। कैसे देंगे? तो इनके लिए एरिया वेक्टर राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड भी राइट, तो फ्लक्स जो देगा उस टोटल फ्लक्स को फाई बोल देते हैं। इस पूरे क्लोज सरफेस के लिए जो फ्लक्स है फाई टोटल या फाई नेट कितना होगा? तो हम कह रहे हैं कि क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो हर फेस के कारण फ्लक्स को ऐड कर दो। तो हमने बोला कि 4 फेस के कारण तो फ्लक्स मेरा 0 हो रहा है। कौन कौन? नीचे वाला, ऊपर वाला, पीछे वाला और मेरे तरफ हो रहा है। 4 फेस के लिए फ्लक्स तो 0 हो गया। तो फ्लक्स इस फेस के कारण मिलेगा, इस फेस के कारण मिलेगा। इस फेस के कारण फ्लक्स कितना होगा? तो एरिया वेक्टर राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट, तो फ्लक्स मिलना तो चाहिए। तो उस फ्लक्स को हम φ1 कह देते हैं, और इस फेस के लिए जो फ्लक्स है उसको हम φ2 कह देते हैं। बाकी 4 फेस के लिए तो फ्लक्स हमारा 0 हो चुका है। φ1 क्या होगा? तो ए हो जाएगा E A cos थीटा, E A cos थीटा 0, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट, एरिया वेक्टर राइट, तो एंगल कितना? cos 0 प्लस इस वाले फेस के लिए देखो, इसके लिए एरिया वेक्टर तो राइट की ओर हो गया है, इस वाले फेस के लिए एरिया वेक्टर इधर हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट की ओर है, इनके बीच का एंगल 180 हो जा रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? E A cos 180, यानी E हो गया E A cos 0 1, cos 180 -1, तो ए हो गया बीच में माइनस, एक कैंसिल, ए हो गया 0, क्योंकि दोनों फेस का एरिया जो है सेम रहा होगा। हमेशा तुमको बात जो ध्यान रखना है, क्लोज सरफेस हो, कोई भी शेप में हो, कोई भी साइज में हो, इट इज डजंट मैटर कि इस क्यूब का जो है साइड लेंथ 20 सेंटीमीटर है। एक क्वेश्चन को भ्रमित करने की कोशिश है मात्र, और कुछ नहीं। तो हम कह रहे कोई भी क्लोज सरफेस हो, कोई भी शेप में हो, कोई भी साइज में हो,
यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हो और उसके अंदर कोई चार्ज ना हो, तब ध्यान रखना इलेक्ट्रिक फ्लक्स का मान हमेशा 0 ही होना होता है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.17। चलिए ए 1.17, करेक्ट केयरफुल मेजरमेंट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सरफेस ऑफ द ब्लैक बॉक्स। ब्लैक बॉक्स, गोरा काला बॉक्स से हमें यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, ब्लैक बॉक्स इंडिकेट्स दैट नेट आउटवर्ड फ्लक्स, ओ आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ए बॉक्स, मतलब हमें फ्लक्स पॉजिटिव में लेना होगा। आउटवर्ड फ्लक्स थ्रू ए सरफेस ऑफ द बॉक्स इज दिस। फ्लक्स का वैल्यू दिया है 8 इंटू 10⁻³ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। तो फर्स्ट पर कह रहा है कि व्हाट इज द नेट चार्ज इनसाइड द ए पार्ट में हमको चाहिए क्यू इन इनक्लोज चार्ज विद इन द बॉक्स व्हाट। ठीक है, अच्छा जी बढ़िया है। कर एक बॉक्स है, समझो 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 समझो, हम डायग्राम समझाने की कोशिश करते हैं। मान लो एक बॉक्स है, ब्लैक बॉक्स, हम कह रहे हैं ब्लैक वाइट ब्लू से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम बस देख रहे हैं एक क्लोज सरफेस है, बस और कुछ नहीं। एक ब्लैक बॉक्स, कोई बात नहीं, वाइट बॉक्स कोई प्रॉब्लम नहीं। एक बॉक्स है मतलब क्लोज सरफेस है, और इस क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जानकारी इतनी है। आउटवर्ड फ्लक्स, एक्चुअली फ्लक्स पॉजिटिव में दिया हुआ है, आउटवर्ड फ्लक्स बोल रहा है इसलिए हमने फ्लक्स को प्लस में ले लिया है। इनवर्ड फ्लक्स होता तो नेगेटिव में लेता। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस बॉक्स से बाहर निकल रहे होंगे। ठीक है, स्वाभाविक है अंदर कोई चार्ज रहा होगा, मेरे को नहीं मालूम कितना चार्ज है, यही तो पता करना है क्यू इन का मान क्या होगा। करें एक बॉक्स है, क्लोज सरफेस है, इसके अंदर कोई चार्ज रहा होगा, लेकिन हाँ इस बॉक्स के लिए फ्लक्स इतना है, तो आउटवर्ड फ्लक्स है। इसका मतलब है कि बॉक्स के अंदर जो चार्ज है वो पॉजिटिव है, इतना तो स्पष्ट में समझ में आ रहा है। और ये देखिए, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल रहे होंगे, ये देखिए बाहर निकल रहे होंगे। फ्लक्स पॉजिटिव था तो हमने निष्कर्ष निकाला कि इसका मतलब है कि बॉक्स के अंदर जो चार्ज था वो पॉजिटिव था। अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल रहे होंगे। फ्लक्स का मान इतना है, 8000 है, देखो 8000 है। इसका मतलब है कि इस बॉक्स से कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल रहे हैं, 8000। क्लियर? क्वेश्चन पूछ रहा है कि जरा बताइए कि बॉक्स के अंदर टोटल कितना चार्ज था, यानी क्यू इन क्या है। हम तुमको पुनः बताएं कि हम यहाँ पर गॉस लॉ लगाने जा रहे हैं। गॉस लॉ में बस हम ये चीज़ देखना होता है कि मेरा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज है कि नहीं। वो क्लोज सरफेस क्यूब के रूप में है कि स्फीयर के रूप में है या कोई और रूप में, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। इसके साइड लेंथ से हमें कोई मतलब नहीं है, इसके कलर से हमें कोई मतलब नहीं है। बस हम यहाँ पर ये देख रहे हैं कि हमारा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज है। हम गॉसेस थ्योरम लगाएंगे जी। क्लियर? फ्रॉम गॉसेस लॉ क्या कहता है? फ्रॉम गॉसेस लॉ कहता है कि टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज सरफेस, कोई भी क्लोज सरफेस हो, ये होता है क्यू इन। वो क्लोज सरफेस अपने अंदर कितने चार्ज को इनक्लोज करा हुआ है, पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, यानी हमें तो चाहिए क्यू इन, इसलिए क्यू इन क्या होगा, पाई एप्सिलॉन नॉट। पाई की जानकारी है 8 × 10⁻³ और एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम वैल्यू फिक्स है 8.85 × 10⁻12। और इसको रखकर जब हम सॉल्व कर देते हैं तो रिकॉर्ड मिल जाए 1.17 के लिए, तो डायरेक्ट लिखेंगे ये आ जाता है 70.8 × 10⁻³ इतना माइक्रो कूलम। नो ये कूलम में होगा, ये माइक्रो कूलम में आएगा। ठीक है, ये हम लोग का आंसर हो जाता है। इसका मतलब है कि बॉक्स के अंदर इतना चार्ज रखा था, वो भी पॉजिटिव, वो भी पॉजिटिव चार्ज था। अब सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं कि काश, सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहे हैं, सेकेंड पार्ट के लिए
कि काश अगर टोटल फ्लक्स जीरो होता, मतलब कोई लाइंस बाहर नहीं निकल रहे हैं, कोई लाइंस अंदर नहीं आ रहे हैं, तो क्या हम इस निष्कर्ष पर पहुंच जाएं क्या कि बॉक्स के अंदर कोई चार्ज नहीं है। देखो हमने प्रीवियस थ्योरी क्लास में भी हमने मेंशन किया है कि यदि फ्लक्स का वैल्यू जीरो है तो क्या ये कह दूं क्या कि अंदर कोई चार्ज नहीं है। देखो क्लोज सरफेस के अंदर कोई चार्ज नहीं होगा तो फ्लक्स तो जीरो होगा, इस पर कोई डाउट नहीं है। लेकिन कभी कभी क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज होने पर भी फ्लक्स जीरो हो जाता है। कब? जब क्यू नेट जीरो हो जाता है। याद करो, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हो या फिर बहुत सारे चार्जेस रखे हो, जब नेट चार्ज जीरो हो जाता है तो भी फ्लक्स का वैल्यू जीरो हो जाता है। तो ये हमसे कह रहे हैं कि अगर फ्लक्स का वैल्यू जीरो है तो हम कह रहे हैं कि हाँ भाई इनक्लोज चार्ज जीरो है। हम कह रहे नहीं भाई, ऐसा कहना गलत होगा, बल्कि ये बोलो कि क्यू नेट जीरो है। ये मत कहो कि अंदर कोई चार्ज ही नहीं, हम कहेंगे चार्ज है जी, रहा होगा। ये कहना ज़्यादा सही है कि उस पर नेट चार्ज का वैल्यू कितना है? जीरो है। ये तो मेरी क्लास में भी हमने जिक्र कर दिया इसको। चलिए आगे 1.18 एक डायग्राम, एक स्क्वायर है। देखो ये 3D व्यू है, पता नहीं अच्छा ना बने। एक स्क्वायर है, साइड लेंथ सबका 10 सेंटीमीटर। स्क्वायर है तो साइड लेंथ तो सेम तो होगा ही। एक स्क्वायर चारों साइड को ऐसे रखा है, समझ लो। ए स्क्वायर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और एक चार्ज है 10 माइक्रोकूलम का, और इस स्क्वायर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर के ऊपर समझो ए चार्ज है। ए चार्ज, कई प्रॉब्लम इस प्रकार के मिलेंगे, समझ जाओगे, मजा आ जाएगा। ये देखो ये 5 सेंटीमीटर इस स्क्वायर के सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। अगर इस चार्ज को क्यों कहते हैं? ये है 10 माइक्रोकूलम का। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, ठीक है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द स्क्वायर। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस स्क्वायर के लिए फ्लक्स क्या होगा। मतलब हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है स्क्वायर साइड 10 सेंटीमीटर, इसके सेंटर से 5 सेंटीमीटर ऊपर 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है, प्लस 10 माइक्रोकूलम का चार्ज है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल रहे हुए यूं यूं हर चारों डायरेक्शन में। तो कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इनसे भी होकर तो क्रॉस किया होगा। समझो एक पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स रेडियली आउटवर्ड चारों डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में। तो कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स इस स्क्वायर से होकर भी तो गुजरे होंगे। हमसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि इस स्क्वायर के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा। इसका मतलब हमें बताना है कि इस स्क्वायर से कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स क्रॉस कर रहे हैं। क्लियर? पॉजिटिव चार्ज, चारों डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहे होंगे। कुछ इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स देखो आउटवर्ड निकले होंगे। हमें यही बताना है कि इसके लिए फ्लक्स क्या होगा। तो हम सोच रहे थे कि गॉस लॉ यूज करूं क्या। हमने बोला गॉस लॉ तो अभी यूज कर ही नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर नहीं है। तो उपाय क्या है? तो उपाय है कि जो भी लाइन्स निकल रहे हैं उनको काउंट करो। हमने बोला भाई इतना हिम्मत नहीं इन सारे लाइन को हम काउंट कर पाए, वो भी हाइपोथेटिकल लाइन है, काउंट हो तो कैसे हो। ठीक है, प्रॉब्लम ये है कि हम गॉस लॉ यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं यूज़ कर पा रहे हैं? क्योंकि हमारा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर नहीं मौजूद है। चार्ज तुम्हारा यहाँ है, गॉस लॉ यूज़ करेंगे। हम एक हाइपोथेटिकल क्लोज सरफेस यहाँ पर प्लॉट कर लेते हैं जिससे कि हम गॉस लॉ यूज कर सकें। इसलिए उस हाइपोथेटिकल सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस कर देते हैं। चार्ज तुम्हारा यहाँ है, बहुत बढ़िया। एक वॉल इधर खड़ा कर दो, एक वॉल इधर खड़ा कर दो, एक वॉल इधर खड़ा कर दिया जाए, एक वॉल इधर खड़ा कर दिया जाए और ऊपर से भी एक वॉल दे दिया जाए। क्या बन गया? क्यों हुआ? क्या हुआ? क्या अब चार्ज हमारा क्लोज सरफेस के अंदर आ गया।
आ गया, अब तो हम गॉस लॉ लगा सकते हैं। इसलिए इस हाइपोथेटिकल सरफेस एक्चुअली कुछ करा नहीं है, ये बस मन में ही चलता है कि एक वॉल इधर से खड़ा हुआ, एक वॉल इधर से खड़ा हुआ, एक क्यूब बना लिया। अब हम गॉस लॉ यूज कर सकेंगे, इसलिए उस क्यूब को हम लोग गॉसियन सरफेस कहेंगे। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब तो गॉस लॉ यूज कर सकते हैं। गॉस लॉ की मदद से हम पूरे क्लोज सरफेस के लिए यानी क्यूब के लिए, मतलब 6 फेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेरा निकल गया Q इन बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमसे क्वेश्चन तो सिर्फ इस फेस के लिए, सिर्फ एक फेस के लिए हमसे फ्लक्स पूछा है। तो हमने करा क्या कि हमने 6 फेस के लिए यानी पूरे क्यूब के लिए, पूरे क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दी। और 6 का डिवाइड करके सिर्फ एक स्क्वायर के लिए, एक फेस के लिए फ्लक्स नहीं आ जाएगा क्या? बहुत बढ़िया, बस खेल खत्म हो चुका है। समझो हम क्या बोल रहे हैं। हम इसी पोर्शन को हम थोड़ा पहले डायग्राम बना लें। ये देखिए, एक मस्त डायग्राम बन जाए। नहीं बढ़िया बना, इन भावनाओं को समझो। समझो, यही वो फेस है जो तुम यहाँ देख रहे हो, यही वो फेस है। मार्किंग कर देते हैं, समझ में आएगा। यही 10 सेंटीमीटर, ये 10 सेंटीमीटर, और यही फेस तुम यहाँ देख रहे हो, यहाँ यही हमारा Q है 10 माइक्रोकूलम का। यहाँ से 5 सेंटीमीटर, सेंटर से 5 सेंटीमीटर। क्लियर है? हमसे जो प्रॉब्लम पूछा जा रहा है, सिर्फ इस स्क्वायर के लिए फ्लक्स पूछा जा रहा है। तो हमने चारों साइड से वॉल खड़ा कर ऊपर से भी एक वॉल दे दी, बन गया क्यूब, बन गया क्लोज सरफेस। क्यों? क्योंकि गॉस लॉ अब यूज हो पाएगा, इसलिए अब इसे हम गॉसियन सरफेस कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गॉसियन सरफेस, क्योंकि अब गॉस लॉ यूज कर पाते हैं। स्वाभाविक है, तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स बाहर को निकल रहे होंगे। ये देखिए, यूं कितना दिखाओगे, ये बाहर निकल रहे होंगे। तो कुछ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स इस वाले स्क्वायर, इस वाले फेस से भी तो बाहर निकल रहे होंगे। हमें जो है इसके लिए फ्लक्स बतानी है। इसका मतलब है कि हमें जो है इस वाले फेस से कितने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहा है वो बतानी है। खैर, हम गॉस लॉ यूज करते हैं, और गॉस लॉ यूज करके हम पूरे क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स निकाल देते हैं, मतलब 6 फेस के लिए फ्लक्स निकाल देते हैं। 6 को डिवाइड करके एक फेस के लिए फ्लक्स निकाल लेंगे। यानी फ्रॉम गॉसेस लॉ हम तुमसे कहें कि फाई टोटल कितना होगा। फाई टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू होल क्लोज्ड सरफेस ड्यू टू 6 फेसेस, ड्यू टू 6 फेसेस क्या होगा? तो कहता है कि Q इन बाई एप्सिलॉन नॉट होगा, फाई टोटल। ओके, Q इन बाई Q इन क्लोज सरफेस के अंदर वाला चार्ज तो कितना है? 10 माइक्रोकूलम। 10 माइक्रो है तो 10 का पावर -6, एप्सिलॉन नॉट 8.85 इंटू 10 टू द पावर -6। एक Q टोटल हम लोगों का जो भी रहा हो, ये आ जाएगा शायद मिल जाए 1.129 इंटू 10 टू द पावर -12 होता है, 10 टू द पावर 6, शायद इतना ही, शायद इतना। बहुत बढ़िया, इतना न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यानी पूरे क्यूब के लिए इतने लाइंस बाहर निकल रहे हैं, पूरे क्यूब के लिए। लेकिन हमसे सिर्फ इस फेस के लिए हमसे फ्लक्स पूछा है, 6 से डिवाइड कर देते हैं। इसका मतलब कहें क्या कि 5 फॉर वन फेस या फॉर गिवन स्क्वायर। तो हम कह रहे हैं कि जो आया है इसको हम 6 से डिवाइड कर देते हैं, जो आएगा होगा आंसर, और ये आंसर आ जाएगा 1.88 इंटू 10 टू द पावर 5। यूनिट बहुत स्पष्ट है, न्यूटन मीटर स्क्वायर। क्लियर? समझ में आ रहा है ना?
एक्चुअली हमें गॉस लॉ लगाना था यार, तो ये तो ओपन सरफेस, ये चार्ज हमारा ओपन सरफेस में है, क्लोज सरफेस के अंदर इनक्लोज था ही ना, इस इनक्लोज था ही नहीं। तो हमने करा क्या कि रुको, हमने उपाय लगाया कि एक क्यूब बना देते हैं जिससे कि हमारा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है। बड़ा मस्त, अब गॉस लॉ लग गया पूरे फेस के लिए, पूरे क्यूब के लिए हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पहले निकाली, इसलिए एक फेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, तो 6 से हमने डिवाइड कर दी, बस ओके। यही तो ट्रिक था इसमें। चलिए अब बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन होगा, 1.19 करें। ये पॉइंट चार्ज है, ये पॉइंट चार्ज है 2 माइक्रोकूलम का, क्यूबिक गॉसियन सरफेस ऑफ, ओ फिर वही बात, एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस है। लो फिर हम डायग्राम बनाते हैं, क्यूबिक गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस मतलब क्या, क्लोज सरफेस, और क्यूबिक गॉसियन सरफेस मतलब क्या, वो क्लोज सरफेस क्यूब के रूप में जिसका साइड लेंथ 9 सेंटीमीटर है। हम करें इससे कोई मतलब नहीं है कि इसका साइड लेंथ क्या है, क्योंकि हमने बताया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द शेप एंड साइज ऑफ द क्लोज सरफेस। शेप साइज से कोई लेना देना नहीं है। एक गॉसियन सरफेस है क्यूब के रूप में, साइड लेंथ उसका 9 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो और ये चार्ज जो है ना इस क्यूब के सेंटर पे है, ये 2 माइक्रोकूलम का चार्ज क्यूब के सेंटर पे है। तो कह रहा है व्हाट इज द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सरफेस, थ्रू द सरफेस यानी पूरे क्यूब के लिए चाहिए इस बार। एक क्यूबिक गॉसियन सरफेस, साइड लेंथ 9 सेंटीमीटर, एक क्यूब, उसके सेंटर पे 2 माइक्रोकूलम का चार्ज है। स्वाभाविक है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स चारों डायरेक्शन में बाहर निकल रहे होंगे, पॉजिटिव चार्ज है। तो कह रहा है इस पूरे क्यूब के लिए, इस पूरे क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा, तो गिनो, काउंट कर लो इनको। हम कहें काउंट नहीं कर पाएंगे, गॉस लॉ यूज कर लेते हैं। गॉस लॉ यूज हो पाएगा क्या, हो पाएगा, क्यों, क्योंकि तुम्हारा चार्ज आज क्लोज सरफेस के अंदर है। देखो ये चार्ज क्यूब के सेंटर पे है या कहीं और पड़ा है उससे मतलब नहीं है, ये समझ लो, बस हम ये देखना है कि चार्ज हमारा क्लोज सरफेस के अंदर है कि नहीं। हमें इससे कोई लेना देना नहीं कि वो चार्ज क्यूब के सेंटर पे है, हम बस ये देख रहे हैं क्लोज सरफेस के अंदर है कि नहीं, पहली चीज़। और दूसरी चीज़ कि क्यूब 9 सेंटीमीटर लेंथ का होता या फिर और बड़ा लेंथ का होता, फ्लक्स पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सोचो, सोच कर देखो, ये 9 सेंटीमीटर है, अगर क्यूब थोड़ा 10 सेंटीमीटर का होता, 12 सेंटीमीटर का होता, कि जो लाइंस बाहर निकल रहे हैं क्या उनका काउंटिंग बदल जाता, क्या नहीं बदल पाता। हमेशा ध्यान रखना कि अगर गॉसियन सरफेस का अगर हम साइज बदल दें, फ्लक्स पर कोई प्रभाव पड़ेगा क्या, शेप बदल दें, अगर मान लो एक क्यूब ना होकर मान लो गॉसियन सरफेस ऐसा हम ले लें, तो क्या जो लाइंस बाहर निकल रहे हैं उनकी काउंटिंग बदल जाएगा क्या, बिल्कुल नहीं। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कभी भी शेप और साइज पर, क्लोज सरफेस के शेप और साइज पर डिपेंड नहीं करनी है। चलिए इस बार हमें फ्लक्स चाहिए पूरे क्यूब के लिए। अरे यार गॉस लॉ यूज करते हैं, चार्ज हमारा क्लोज सरफेस के अंदर है, फाई क्या होता है, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना, क्यू इन यही तो है 2 माइक्रोकूलम, माइक्रो को हटा रहे हो, एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12। और इसको जब हमने सॉल्व करा ये आता है 2.26 × 10⁻5 न्यूटन पर कूलम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। पूरे क्यूब के लिए चाहिए था ना, प्रीवियस प्रॉब्लम में क्या था कि एक फेस के लिए चाहिए था, तो 6 को डिवाइड करना पड़ा था। इस बार जो है ना पूरे क्यूब के लिए तुमको फ्लक्स चाहिए था, इसलिए 6 का डिवाइड हम नहीं ले रहे हैं। चलिए तो ये था तुम्हारा एनसीईआरटी का प्रॉब्लम, क्लियर। अब हमें कुछ एचसी वर्मा के प्रॉब्लम को लेना है, और सब तो नहीं ले पाएंगे, कुछ सिलेक्टेड जो क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर ले पाएंगे। चलिए तो एक गॉसेस लॉ एचसी वर्मा के लिए, एचसीवी। फर्स्ट क्वेश्चन करा द इलेक्ट्रिक फील्ड इन ए रीजन इज गिवन बाय,
किसी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इतना काम कर रहा है, 3/5 ए नॉट आई। देखो आई जे के आपका यूनिट वेक्टर होता है, आई जे के में अगर तुम कैप ना लेकर एरो भी लोगे तो माफ है गलती, कई बार बोलते रहते हैं इस चीज़ को। ई नॉट जे वेयर ई नॉट का वैल्यू है 2 × 10⁻³ न्यूटन पर कूलम। किस रीजन में इतना इलेक्ट्रिक फील्ड काम कर रहा है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ दिस फील्ड थ्रू ए रेक्टेंगुलर सरफेस, रेक्टेंगुलर सरफेस है ऑफ एरिया, उसका एरिया है कितना 0.2 मीटर स्क्वायर पैरेलल टू द वाई जेड प्लेन। वो सरफेस वाई जेड प्लेन के पैरेलल है। समझो हम क्या बोल रहे हैं, ए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, यू जेड एक्सिस, ये हमारा वाई जेड प्लेन हो जाता है। हमारा जो सरफेस है वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ये वाई जेड प्लेन। हमारा जो सरफेस है वाई जेड प्लेन के पैरेलल है, स्वाभाविक है कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आई की ओर होगा, एक्स एक्सिस की ओर होगा। तो अगर तुम समझ रहे हो तो ये तो एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो अगर हम तुमसे कहें कि एरिया को वेक्टर मोड में दिखाएं तो क्या हो जाएगा, तो हम कहेंगे 0.2 आई कैप या एरो के साथ। समझ में आ रही है बात क्या? चलिए, तो हमसे पूछ रहा है कि इस रेक्टेंगुलर सरफेस के लिए फ्लक्स क्या होगा यार। तो फ्लक्स के लिए फॉर्मूला है सिंपल, यू ई डॉट ए, ई बहुत बढ़िया, डॉट ए 0.2 आई। अरे डॉट करनी है यार, यहाँ का आई कोफिशिएंट वहाँ का आई कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो, यहाँ का जे कोफिशिएंट वहाँ के जे कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करो। ऐसा ही तो कुछ हो रहा था। यहाँ का आई कोफिशिएंट दिस, यहाँ का आई कोफिशिएंट अरे भाई 0.2, क्लियर। ये तो बाकी सब 0। अरे डॉट प्रोडक्ट तो आता होगा ना। तो क्या हो गया ये 3/5 ई नॉट 2 × 10⁻³ ई नॉट का वैल्यू रिटर्न कर लो, ये 0.2, ये कितना हो जाएगा 6, ये 1.12/5 × 10⁻³ इसको ओवरऑल रख के जब तुम सॉल्व करोगे तो आएगा कितना 240 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम या वोल्ट मीटर। इसका मतलब उस रेक्टेंगुलर सरफेस से 240 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्रॉस कर रहे होंगे। यही मतलब हुआ। चलिए, सब क्वेश्चन तो नहीं बना पाएंगे, इसमें जो कुछ सिलेक्टेड है उसे ही मेरे को सॉल्व करना है, जिससे कि थ्योरी को मेरे को सपोर्ट मिलता रहे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। करा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, करा है कि ए चार्ज क्यू इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ द क्यूब। एक क्यूब है, समझो एक क्यूब है और एक क्यू अमाउंट का चार्ज इसके सेंटर पे है। हम कह रहे सेंटर पे है, कहाँ है, हम इस चीज को देख नहीं रहे, हम बस देख रहे हैं हमारा चार्ज क्लोज सरफेस के अंदर है। ठीक है। फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू द 6 सरफेसेस ऑफ द क्यूब ड्यू टू द 6 सरफेसेस, यानी पूरे क्यूब के लिए फ्लक्स क्या होगा, मतलब पूरे क्यूब से कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकल रहे होंगे, पॉजिटिव चार्ज है बाहर निकल रहे होंगे। अरे यार क्यू कितना हो जाएगा, तो गॉस लॉ यूज कर लेते हैं। चार्ज हमारा क्लोज सरफेस के अंदर है ना, क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन कितना है, यही है कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। हो गया आंसर। यानी पूरे 6 फेस के लिए, पूरे क्यूब के लिए फ्लक्स यही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 फिर वही कहानी, अभी जो हमने एनसीईआरटी में बनाया, इसको तुम सॉल्व कर लोगे। क्लियर, समझा दूं। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 एक स्क्वायर है,
साइड लेंथ ए है, यहाँ पर एक चार्ज है कितने का, क्यू कूलम का, इस स्क्वायर के सेंटर से a/2 के डिस्टेंस पे है। कर फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए स्क्वायर, सिर्फ इस स्क्वायर के लिए फ्लक्स बताइए। वही कहानी हो गया, चारों साइड से वॉल खड़ा करो, ऊपर से ढक दो, क्यूब बन गया। पूरे क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स निकाल लो, 6 से डिवाइड कर लो। तो पहले क्यू टोटल क्या होगा, क्यू टोटल मतलब ड्यू टू 6 फेसेस फ्लक्स क्या होगा, तो क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन के रूप में कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमसे तो सिर्फ इस एक फेस के लिए यार फ्लक्स पूछ रहा है, तो फॉर वन फेस हम 6 से डिवाइड कर दो, लो 6 से डिवाइड कर दो, यही हमारा आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए फोटो दिया हुआ है, देख लो। एक स्फीयर है क्या, स्फेरिकल सरफेस ऑफ रेडियस r, ए रेडियस r, ठीक है। यहाँ पर एक चार्ज यहाँ है, पॉजिटिव चार्ज, इसका मैग्नीट्यूड ये दे रखे हैं कितना, 10⁻⁻7 कूलम। यहाँ पर सेंटर पे रखा गया है, ए सेंटर पे पॉजिटिव चार्ज है ए, और एक और इतनी ही मैग्नीट्यूड का एक चार्ज यहाँ है, यहाँ ऐसे दिखा रहे हैं, क्यू चार्ज यहाँ है, क्यू चार्ज यहाँ पे, ऐसे हम फोटो में ऐसे दिखाते हैं, क्यू चार्ज यहाँ है, क्यू चार्ज यहाँ है, ठीक। ये प्लस हटा देते हैं थोड़ा, ठीक है। 10 माइक्रोकूलम का चार्ज इस स्फीयर के एक सेंटर पे रखा है, और एक चार्ज और रखा है लेकिन 2r के डिस्टेंस पे। कितने के डिस्टेंस पे रखा है, 2r के डिस्टेंस पे, ठीक है, अवे फ्रॉम द सेंटर। तो फाइंड द फ्लक्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू ए स्फेरिकल सरफेस, हमें इस स्फेरिकल सरफेस के लिए फ्लक्स चाहिए। क्लियर, एक स्फीयर है, रेडियस r है, इतना कूलम का चार्ज एक सेंटर पे रखा है, एक चार्ज इतनी ही कूलम का चार्ज सेंटर से 2r के डिस्टेंस पर रखा है। तो हमसे पूछा कि इस स्फेरिकल सरफेस के लिए फ्लक्स बताइए। हम कहेंगे गॉस लॉ यूज करते हैं, इस स्फेरिकल सरफेस के लिए फ्लक्स बताइए। तो हम कह रहे हैं कि भाई ये तो क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है, तो हम गॉस लॉ यूज कर लेते हैं। तो फ्लक्स फॉर दिस रीजन क्या होना चाहिए, क्यू इन, क्यू इन, क्यू इन, याद रहे हम फ्लक्स इसके लिए निकाल रहे हैं इस क्लोज सरफेस के अंदर, तो क्यू इन के जगह पर क्या होना चाहिए, इसके अंदर जो नेट चार्ज है इसको काउंट हम नहीं कर सकते हैं। समझो हम क्या बोल रहे हैं, हम इस क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स निकाल रहे हैं, तो हमें क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन के जगह पर ए होगा, सिर्फ इस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज इनक्लोज है सिर्फ उसको तुमको कंसिडर करना है, बाई एप्सिलॉन नॉट। इसका प्रॉब्लम बनाने में इस चार्ज का कोई रोल नहीं है। थ्योरी क्लास में हमने आपको इस चीज़ को बताया हुआ है कि क्यू इन का मतलब क्या होता है, कि उस क्लोज सरफेस के अंदर जो चार्ज है सिर्फ आपको केवल उनको कंसिडर करना होगा, बस। क्वेश्चन क्लियर। चलिए एक हेमी क्वेश्चन नंबर 8 है, एक फोटो बन जाओ। ये हेमी स्फीयर है, एक चार्ज यहाँ है क्यू अमाउंट का, ठीक है। तो कह रहे हैं कि इसके लिए फ्लक्स क्या होगा, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल। इनके लिए फ्लक्स क्या होगा, हेमिस्फीयर है, मीन्स ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो बहुत सारे इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स यू 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 बाहर निकल रहे हैं, यू 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 यू। अगर हम कह रहे हैं इसके लिए फ्लक्स बताओ, इसका मतलब ये हुआ ना कि इस हेमी स्फेरिकल सरफेस से कितने इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स बाहर निकल रहे हैं, उनको काउंट करना पड़ेगा, यही मतलब हुआ। तो काउंट कौन करे, तो एक सोचते हैं कि काश ये जो आधा जो है, काश आधा ऊपर भी होता, या एक इमेजिनेशन है, एक हाइपोथेटिकल सरफेस हमने खींच दी, काश ऐसा ही पोर्शन ऊपर से हमने इसको कवर कर दी। अब तो पूरा स्फीयर बन गया, अब तो चार्ज
क्लोज सरफेस के अंदर आ गया। अब तो गॉस लॉ हम लगा सकते हैं, लगा लिया जाए। फ्रॉम गॉस लॉ, हाँ इधर भी लाइंस निकल रहे होंगे, उससे मतलब नहीं है। गॉस लॉ यूज किया तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस क्लोज सरफेस, टोटल फ्लक्स बताएगा, पूरे क्लोज सरफेस के लिए फ्लक्स बताएगा। टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर दिस क्लोज सरफेस, ये कहता है क्यूइन बाई एप्सिलॉन नॉट। क्यूइन कितना है? कैपिटल क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। लेकिन हमें तो फ्लक्स सिर्फ इसके लिए बताना है, हम कहते हैं हाफ कर लेते हैं। यानी फाई रिक्वायर्ड क्या हो गया? फाई रिक्वायर्ड या इलेक्ट्रिक फ्लक्स फॉर द ए सेमी स्फीयर, तो हम कहते हैं इसको हाफ कर देते हैं। तो इसको हमने हाफ कर दिया, हमारा आंसर हो गया। तुमको ऐसा लगता है क्या कि एच.सी. वर्मा का प्रॉब्लम है तो हमसे नहीं बनेगा? अरे बनता है यार, कॉन्सेप्ट मेन है, कॉन्सेप्ट। अगर आपने कॉन्सेप्ट को ठीक से पकड़ा हुआ है तो एच.सी. वर्मा का प्रॉब्लम इतना आसानी से बनता है। तो आज हम लोग गॉसेस लॉ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम था उसको हमने देखा। अगले वीडियो में एप्लीकेशन या गॉस लॉ की मदद से हम कूलॉम्स लॉ कैसे वेरीफाइड करेंगे इसको भी देखेंगे। फिर गॉस लॉ का एप्लीकेशन वेरियस केस में, अलग अलग केस में इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालते होंगे उसको भी देखेंगे। तो धीमे धीमे हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। तो आज तो वीडियो को यहीं पर ब्रेक करेंगे, बहुत जल्द मुलाकात अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।